हाउ एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज तुम्हारे सामने हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करने वाले हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोल सकते हैं। अगर तुम्हें मैं नहीं दिखाई दे रहा तो ये रहा फूल पत्तियों के बीच में साइड में छोटे से गोले में। तो आज हम बहुत सारा मजा करने वाले हैं क्योंकि हम डिफरेंशियल कैलकुलस में बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार ये बता देता हूं कि आज हमारे टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा ये एक सेकंड दो बस, मैं इसे यहां पे अटका देता हूं। तो अब हम देखने वाले हैं कि हम आज कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम बेसिक मैथमेटिक्स वन वेरिएबल टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे आज इन पर्टिकुलर लेक्चर। पहला है तो हम भारी भरकम सा लेक्चर नहीं बनाना चाहेंगे, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहेंगे एट द सेम टाइम। तो बेसिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशंस। इसमें पूरा डेप्थ में जाएंगे। बहुत से ज्यादा बढ़िया वाले क्वेश्चन तुम्हें कराने वाला हूं, ठीक है? जो जो भी बेस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हम तुम्हें कराने वाले हैं। उसके बाद वन वेरिएबल में क्या पढ़ेंगे? लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, टेलर्स थ्योरम। ऐसे ही टू वेरिएबल में भी सेम चीजें पढ़ेंगे जो वन वेरिएबल में पढ़ेंगे, बस एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो और ना वक्त को जाया करते हुए हम आना चाहेंगे मुद्दे पे। और आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा रहने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स। और पूरा मजे से पढ़ने वाले हैं। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो मैं नंबर से सिखाने वाला हूं, गुना भाग प्लस माइनस सब कुछ सिखाने वाला हूं यहां पे मैं तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, बेसिक की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो यहां पर यह है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक, सेट्स। अब सेट होता क्या? बेसिक से समझेंगे। सेट की अगर मैं जब भी बात करूं तो सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा डिब्बा जिसके डिब्बे के अंदर तुमने बहुत सारी चीजें रखी और सारी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? वेल डिफाइन होना चाहिए। ऑल्दो सेट की डेफिनेशन में थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी सी है, इन्हें बोलना पड़ रहा है कि वेल डिफाइंड, है ना? ऐसी चीज बना रहा है कि जिसे खुद से ही बोलना पड़ रहा है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड। बट कोई बात नहीं, अब बना रखी है डेफिनेशन तो हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। और सेट हमारे पास ऐसे समझ लो, सेट थ्योरी एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में हम पूरी की पूरी ब्रांच को लिख सकते हैं। हम डिफरेंट ब्रांचेस को सेट थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे समझ लो, दिस इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, ऐसी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे मैं पूरी की पूरी डिफरेंशियल टोपोलॉजी को सेट थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। पूरी की पूरी जनरल रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की है उसको मैं सेट थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो वो सारा बेस यहीं से ही रहता है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ठीक है, आपने बता दिया कि सेट क्या होता है, कि एक ऐसा डिब्बा है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें रख रखी है और वो सारी की सारी चीजें अलग अलग हैं। मान गए आपकी बात कि वो डिब्बे को हम सेट बोलने वाले हैं। लेकिन सेट को लिखा कैसे जाता है मैथमेटिकली? तो हमारे पास टोटल दो फॉर्म्स होती हैं किसी भी सेट को लिखने के लिए। एक हमारे पास होता है रोस्टर फॉर्म और एक हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, दो हमारे पास फॉर्म होने वाली है इन टोटल, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब ऐसे है कि तुम सिंपली किसी भी एलिमेंट्स को यहां पे लिख दो, जैसे 1 2 3 4 अप टू सोन, ये लिख दिया तुमने, 0 1 2 3 अप टू सोन, या फिर तुमने लिख दिया ABCDEF, ऐसी कुछ चीजें लिख दी, ये भी एक सेट बना सकता है। ऐसे ही अगर तुम क्या करो, बहुत सारी मतलब जरूरी नहीं है बहुत सारा होना चाहिए, बट अगर तुम जो भी सेट के अंदर डालना चाहते हो, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उसको ऐसी अगर करली ब्रैकेट्स में लिख दो तो वो हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। और अगर तुम इसको लिख दो कुछ ऐसे कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ऐसा फॉर एग्जांपल तुमने कुछ लिख दिया, और सेट को हम डिनोट करने वाले हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है? सेट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। और अगर हम देखें जो सेट के एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब मेनली अगर हम ध्यान से देखें, हमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में पता लग चुका है। इंपॉर्टेंट कौन सी हमारे लिए? हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि ये ज्यादा यूज करने वाले हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे एलिमेंट सारे चाहिए जो कि रियल से लिए गए हों, और वो सारे एक डिब्बे में डालोगे, उस डिब्बे का नाम हमारे पास होता है कैपिटल एक्स। तो एक बात हमें यहां से पता लगी है, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं
वो हमारे पास सेट को डिनोट करने के लिए होते हैं, और जो स्मॉल लेटर होंगे वो उसके एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए यूज करने वाले हैं हम आज के बाद। आई होप कि यहां तक बेसिक सी बात तुम्हें समझ आ रही होगी कि दो फॉर्म्स होती है हमारे पास, सेट बिल्डर, रोस्टर। और सेट का मतलब होता है एक ऐसा डिब्बा जिस डिब्बे के अंदर तुमने अपने एलिमेंट्स को रखा है, जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट्स है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स ही हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सेट के बारे में पता लग गया, कितने टाइप के सेट होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। तुम्हें सुन के ऐसे लगेगा कि एम्प्टी सेट तो खाली सेट को ही बोलते होंगे, है ना। ए इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं इसे, नो ऑब्जेक्ट इनसाइड, ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो फिर ला क्यों रहे हैं इसे हम, है ना। अगर इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं इसे। आगे जाके तुम्हें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा कि चीजों को हमें प्रूव करना होता है। कि अगर मैं जब ऑपरेशंस को डिफाइन करने वाला हूं कुछ, जैसे तुमने थोड़ा सा कभी इंटरसेक्शन सुना हो या यूनियन सुना हो, वहां पे चीजें थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दो सेट को अगर तुम मिलाओगे, दो सेट में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो वो उस कुछ भी नहीं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है नल सेट, ठीक है। तो तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें होने लग जाती हैं। अगर एक एलिमेंट हो तो उसको बोलते हैं अगर सिंगल एलिमेंट हमारे पास हो तो उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब है अगर एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, उसे सिंगलटन सेट बोलने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू दिस, लेट अस से 1 2 3 4, बस यही एलिमेंट्स है इसके अंदर। मैं नंबर्स लिख रहा हूं बट जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो इसके अंदर, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास, एक मिनट रुको, हाँ। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब है कुछ ऐसा लिखा हुआ मैंने 1 2 3 अप टू सोन। जैसे फॉर एग्जांपल सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही लिख दिए। अब सारे नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं तो इसलिए इनफाइनाइट सेट बन गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट का मतलब है ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, याद रखना, इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। एक एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, याद रखना। और एक होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, एक होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट का मतलब है ए एंड बी आर equivalent if they both have same number of elements, if they both have same number of elements। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो भाई वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, अगर सारा कुछ ही सेम है तो वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी। और एक सुपर इंपॉर्टेंट हमारे पास आ रहा है जिसको मैं अलग कलर से ही लिखने वाला हूं, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिस भी सेट पे तुम काम करना चाह रहे हो वो पूरा ही सेट तुमने ले लिया तो उसे यूनिवर्सल सेट बोलने वाले हैं। एग्जाम्पल, जैसे आर हमारे पास है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। अब भाई तुमने ये सेट में पूरा रियल लाइन ही लिख दी है। तुमने कहा है ऐसे एक्स उठा के लाओ, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। अब भाई रियल नंबर तो सारे ही उठा के ला सकते हो तुम इस डिब्बे में, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर जिस भी सेट की तुम बात कर रहे हो पूरा ही सेट कंसीडरेशन में ले लो तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा हुआ, इनका माई बाप, वो हुआ यूनिवर्सल सेट। आई होप की बात थोड़ी थोड़ी सी समझ आ रही होगी, है ना। बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन एक दिखाई दे रही है कि सबसेट, सुपरसेट, ये बहुत हमने सुना है। ये क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। जैसे तुम्हारे पास एक, अभी मैंने रियल ही लिखा है ना, यहां पे यही लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में ही बात करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आर गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। इसका कोई छोटा सा पार्ट, याद रखना, वो भी इसी सेट में से लिया होना चाहिए, है ना। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर, लेटस, या x इज अ रैशनल नंबर, इवन रहने देते हैं, लेट अस से x इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल एक पार्ट है किसका, रैशनल किसका पार्ट होता है, रैशनल पार्ट होता है रियल का, है ना। तो रियल में से ही मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, इसे ही हम बोलते हैं सबसेट। ऐसे बोलेंगे R इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी, A इज अ सबसेट ऑफ
ठीक है। अगर मैं सबसेट कब बोलूंगा, जब ए इक्वल बी आ सके। ठीक है, अभी के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल हमारे पास प्रॉपर सबसेट में आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपने आप को यहां से हटा देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब दिखेगा तुम्हें। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर सबसेट की कंडीशन में आ जाएगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर मतलब इक्वल नहीं हो सकता यार, रैशनल कहां से इक्वल हो जाएंगे रियल के, है ना। तो अगर इक्वल ना हो सके तो वो प्रॉपर सबसेट। और अगर मैं कभी ऐसा लिख पाऊं कि x इज अ सबसेट और इक्वल टू y, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंशिएट कर पाओगे अब तुम। सबसेट का मतलब होता है कि वो इक्वल भी हो सकते हैं दोनों सेट, सॉरी इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं दोनों सेट्स, इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। वैसे मुझे यहां पे इक्वल बोलना चाहिए इक्विवेलेंट की जगह, क्योंकि उसी में से तो ले रहे हैं। तुम कुछ सोच के देखो, इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क क्या होता था। इक्विवेलेंट का मतलब एलिमेंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। भाई इसमें एलिमेंट्स कहां से अलग अलग हो जाएंगे, इसमें अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें से y में से ही मैं x ले रहा हूं। तो अगर y इक्वल टू x हुआ तो मैं उसको इक्वल सेट्स बोलूंगा, ना कि इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स भी इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये जो मैंने इक्वल का साइन लगाया, इसका मतलब इक्वल सेट्स की बात कर रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से बात समझ रहे होंगे तुम, है ना। बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी सारी बातें तो सही थी, लेकिन आपने भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये सुपर सेट, व्हाट इज दैट नाउ। तो सुपर सेट भी बता सकता हूं अगर कभी भी मैं ऐसे लिख सकूं कि बी इज अ सुपर सेट, ऐसा कुछ। ये हमारे पास क्या है, बी, अगर मैं इसे रीड करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा बी इज अ, बस नोटेशन है यार, हमें ज्यादा सुपर सेट की जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम टाइम्स हम सबसेट से ही खेल रहे होंगे। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ए लिया गया है बी से, यही मतलब है इसका। जैसे मैं एक्स और वाई वाले में एग्जांपल से बताता हूं, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, यही तो बोला हमने, है ना। इसका मतलब है एक्स कहां से लिया गया है, वाई से। अब मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था यार, सुपर सेट की फॉर्म में भी लिख सकता था इसे। ठीक है, कि वाई इज अ सुपर सेट ऑफ एक्स, बस नोटेशन ही तो चेंज करी, है ना। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। सुपर सेट का मतलब होता है उससे बड़ा। ठीक है, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए का मतलब बी बड़ा है ए से। और ऐसे ही प्रॉपर सुपर सेट अगर हमें कभी भी लिखना पड़ जाए तो वो हो जाएगा एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ वाई। मेरे ख्याल से बात तुम समझ रहे होगे, नोटेशंस की बात है ना, इतना ज्यादा हमें इसे डीप घुसने की जरूरत नहीं थी वैसे इतना। बट ठीक है, अगर एक बार समझ ले तो क्या ही उसमें दिक्कत है। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। हम बढ़ना चाहेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये पावर सेट। क्या होता है पावर सेट, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि पावर सेट ना आगे जब हम टोपोलॉजी पढ़ते हैं और बहुत सारी जगह पे हमारे यूज आ जाता है। पावर सेट का अगर मैं तुम्हें सिंपल सिंपल सा मतलब बताऊं कि एक बेसिक सी डेफिनेशन हमें पता लग जाए, तो अगर तुम क्या करो, तुमने एक सेट लिया ए इज इक्वल टू ए बी सी, तुमने एक सेट ले लिया। अब तुम इसका पावर सेट बनाना चाहते हो, पी की पी ऑफ ए ऐसा डिनोट कर देते हैं। सबसे पहले तुम इसके जितने भी डिफरेंट पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हो वो सारे डाल दो। तो पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। कंफ्यूजिंग लगा ना, देख मैथमेटिक्स हेल्प करेगी समझने में। इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है, एक तो खाली सबसेट हो सकता है, एक सिर्फ ए हो सकता है, एक सिर्फ बी हो सकता है, एक सिर्फ सी हो सकता है, एक ए बी हो सकता है। सिंगल सिंगल तो हो ही सकते हैं ना यार, हमारी तरह सिंगल, अखंड सिंगल, है ना, सिंगल बाय बर्थ, वैसे वाले सिंगल हो सकते हैं। और बाकी दो दो के पेयर हो सकते हैं, कभी तो सिंगल से डबल होंगे। और लास्ट हमारे पास हो सकता है एबीसी। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन तुम बना नहीं पाओगे, इसका मैंने सारे ही बना दिए। तो ये जो हमारे पास चीज बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट का मतलब सारे जितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं बनाओ, एक डिब्बे में डाल दो, उसे ही बोलते हैं हम पावर सेट। एंड पावर सेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम जाएंगे ग्रुप थ्योरी में, टोपोलॉजी में, तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे पता लगने लग जाएगी यार। बढ़िया पढ़ा दिया था वहां पे, मतलब समझ आ गया अब हमें, है ना। वैसा कुछ हमारे पास है। तो पावर सेट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक और बात ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं पावर सेट में, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो फॉर अ सेट विद एन एलिमेंट्स, एन
एलिमेंट्स, मैं एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखने वाला हूं, द पावर सेट हैज 2 की पावर n एलिमेंट्स हमेशा। तो ये भी बात को ध्यान रखेंगे। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं ताकि हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने में हेल्प हो। 2 की पावर n एलिमेंट्स। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। तो अगर यहां पे हमारे पास 3 एलिमेंट थे तो लेट अस सी कितने यहां पे बने पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 की पावर 3 भी कितना होता है, 8 ही होता है। मतलब हम सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स की अगर मैं बात करूं और उससे पहले अगर मैं तुम्हें वेन डायग्राम ना एक्सप्लेन करूं तो बात मजा सा नहीं आएगा, मुझे खुद को ही नहीं आएगा तो तुम्हें तो कहां सही आएगा। तो इसका मतलब है, पहले मैं बात कर लेता हूं वेन डायग्राम्स की। वेन डायग्राम का मतलब होता है अगर तुम ज्योमेट्रिकली चीजों को समझा सको। ठीक है, मतलब कहने का बेसिक सा क्या है कि अगर मान लो यहां पे हमारे पास एक बहुत बड़ा डिब्बा ले लें, हमेशा ये डिब्बा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एस, मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो हमने यहाँ पे ले रख, जो भी हम कंसीडर करेंगे, जैसे रियल लाइन को ब्रह्मांड बोल सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इस पे बाद में आएंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट है, परेशान मत हो। मान लेते हैं ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा अगर मैं बना दूं तो वो वेन डायग्राम होता है। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं जो कि मैं तुम्हें पिछले वाली स्लाइड में समझाने वाला हूं। सबसे पहला हमारे पास ऑपरेशन आ सकता है यूनियन। यूनियन को डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। तो अगर मैं यहाँ पे वेन डायग्राम तुम्हें बना के दिखाऊं इसके लिए, तो एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, जो इनका पूरा कंबाइन आने वाला है इसे बोलते हैं ए यूनियन बी। ये ए है, ये बी है, और इनका तो पूरा कंबाइंड करके आएगा। अगर कोई भी एलिमेंट तुम x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी करो तो तुम नहीं बता पाओगे कि वो ए से है या बी से है। इसका मतलब इट बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू ए और बी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, बिलोंग्स टू ए और बी। या तो ए से होगा या बी से होगा, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि भाई वो किस में होने वाला है। ठीक है, तो यही यूनियन में होता है। यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया है। एक हमारे पास होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। अगर तुम कोई भी एलिमेंट उठाओगे ए इंटरसेक्शन बी से तो तुम्हें पक्का पता होगा दोनों का कॉमन एलिमेंट। अगर ये ए है ये बी है तो ये हमारे पास, अगर तुम कोई भी एक एक्स एलिमेंट उठाओगे तो वो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। अगर मैं कभी भी ए इंटरसेक्शन बी से उठाऊंगा तो वो ए में भी मिलेगा और वो बी में भी मिलेगा। बात मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी, है ना? बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आता है इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी। अब कहीं कहीं बुक्स में से ए स्लैश बी भी लिखा होता है, हम उतना डीप जाने नहीं वाले हैं, और हम हमेशा मेनली यही नोटेशंस मैक्सिमम जगह पे देखेंगे, तो मैं इसको यूज करने वाला हूं। हाँ, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब है अगर मान लो इसमें इंटरसेक्शन है बी, ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं। ठीक है, तो अगर तुम कोई भी एलिमेंट उठाते हो ए माइनस बी का, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट इन बी, बट नॉट इन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो हमने ऑलरेडी उठा लिया है। ठीक है, सॉरी, इंटरसेक्शन तो हमने हटा दिया है वहां से। तो ये हमारे पास है। इसके बाद बचता है हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट, हाँ, हमारे पास बचता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए डैश, मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा तामझाम। तो अगर मैं कभी कॉम्प्लीमेंट बनाऊं तो वो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे गोला, इसको ए को छोड़ के, ये बीच में ए है, बाकी जो भी हमारे यूनिवर्सल सेट में होगा ए को छोड़ के वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो इफ ए बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है वो ए का एलिमेंट नहीं है, बाकी जो बचा हुआ है उसका। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, अगर ये पूरा एस था तो यह आ जाएगा एस माइनस ए, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, है ना? इतना ज्यादा तुम्हें डीप लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, इसके बाद एक और चीज हमारे पास आती है जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, क्योंकि मैं आगे जाके तुम्हें रेफरेंस देने वाला हूं भाई, याद है हमने पढ़ा था सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये हमारे पास, अब मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं इसके लिए। एक मिनट दो बस।
अभी सही है, मेरे ख्याल से अभी आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए ट्राइंगल बी, ऐसा कुछ इसको डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आगे जाके क्योंकि मुझे ग्रुप थ्योरी में बहुत सारी चीजें यूज करनी है, इसलिए मैं ये वाला यहां पे लेके चल रहा हूं। एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट इन बी, एलिमेंट्स ऑफ बी बट नॉट इन ए। तो अगर मैं वेन डायग्राम से समझाना चाहूं जिससे बेस्ट हमें समझ आने वाला है, तो अगर ये ए है ये बी है, तो ये वाला ए के एलिमेंट्स है जो बी में नहीं आ रहे, और ये वाले बी के एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं आ रहे। मतलब हमें इंटरसेक्शन को छोड़ना है। तो ये अगर हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा ए ट्राइंगल बी। तो डिफरेंस ए माइनस बी करें और बी माइनस ए करें, दोनों का यूनियन ले लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस थे जो कि एक साइड पे लगाए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक तुम बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़े क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर हम चलें तो ये हमारे पास आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला हमारे पास आता है कॉम्यूटेटिविटी। क्या कॉम्यूटेटिव होते हैं ये ऑपरेशंस? यूनियन, इंटरसेक्शन, क्या ये कॉम्यूटेटिव होते हैं? कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे मैं बताता हूं, ए यूनियन बी कैन इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम ए यूनियन बी निकाल लो, बी यूनियन ए निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर तुम इंटरसेक्शन की बात करो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माय फ्रेंड, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। डिफरेंस में अगर तुम ध्यान से देखो नहीं होती है कॉम्यूटेटिविटी फॉलो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिविटी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अब बाकी की बची हुई है ना, तो उसमें मैं डायरेक्टली वो बताऊंगा जो उनसे वैलिड है, जो उनसे नहीं वैलिड, जो नहीं लिखूंगा वो नहीं वैलिड है ना। यही मतलब है बस इसका। यहां पे हमारे पास आता है ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब पहले इनका यूनियन ले ले, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ अभी सही है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। किसी भी दो का पहले यूनियन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इंटरसेक्शन में भी वैलिड होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए बी का इंटरसेक्शन ले फिर सी का, या फिर पहले ए को ऐसे ही रखें, इंटरसेक्शन ले ले बी सी का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं आइटम पोटेंट लॉस। आइटम पोटेंट का मतलब है ए को यूनियन करोगे ए के साथ, ए यूनियन ए और ए के कंबाइंड एलिमेंट, अरे वो ए के ही इक्वल आ जाएंगे। अगर तुम ए इंटरसेक्शन ए करोगे, ए में और ए में कॉमन एलिमेंट्स, अरे वो ए ही आ जाएगा, है ना। तो ये भी ए के इक्वल आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है हमारे पास दो ऑपरेशन एक साथ आ जाएं तो क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ऐसा कुछ आ गया तो भाई क्या करोगे? फिर बताओ ना क्या करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे समझ लो बाहर प्लस, बाहर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ, अंदर प्लस लिखा हुआ, वैसा कुछ करना चाह रहा हूं। यहां पे आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऐसा कुछ हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट है इसको मैं थोड़ा ऊपर खिसका दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। यहां ध्यान दे लो एक बार। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा? सेम, ये बन जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए यूनियन सी। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बनना चाहिए। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ऐसा कुछ आ जाएगा। बढ़िया। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट अगर हम ध्यान से देखें, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ा आसान है। अभी अगर तुम, चार लिखना है मुझे तो ध्यान से, अगर तुम ए यूनियन एस करते हो, एस यहां पे याद रखना यूनिवर्सल सेट है, मैं इसको यू से डिनोट नहीं कर रहा वरना यूनियन और यू में ही खो जाएंगे हम। तो यूनियन लोगे दोनों का तो एस के इक्वली आ जाएगा भाई। एस और ए को कंबाइन करोगे पूरा एस ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ए इंटरसेक्शन एस करोगे तो ए बच जाएगा। ए और एस में से ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में आते हो तो ए बच जाएगा, क्योंकि ए तो छोटा है ना, इसलिए। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। इसके बाद हमारे पास आता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, तो भाई बचे ही कुछ नहीं है, तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। और अगर तुम इनका इंटरसेक्शन लोगे, ए और ए को छोड़ के, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, कुछ कॉमन बचेगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब है ये क्या होगा? नल फाइव। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी बढ़िया से एकदम, ठीक है। मैं ये वेन डायग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं आना चाहूंगा अब
एक मिनट, साथ साथ मुझे ये अपने खोपड़ी को भी घुमाना पड़ रहा है। तो वेब कैम का, सॉरी। तो अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लिखूं तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को लिखना चाहूं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक बेसिक बेसिक से बातें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कार्टीजियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टीजियन प्रोडक्ट का सिंपल ऐसा सा मतलब है कि अगर तुम एक सेट ले लो, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट इसमें ले लेनी है मैंने। बी हमारे पास है एक 1 2 3 4, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अगर तुम ए क्रॉस बी निकालते हो तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, मतलब जितने भी पेयर बना सकते हो वो बना लो। A1 A2 A3 A4, ऐसा कुछ बन गया। ऐसे ही तुम B1 B2 B3 B4 और उसके बाद C1 C2 C3 और C4, ऐसा कुछ करो। और इसके बाद बन जाएगा D1 D2 D3 D4। अब तुमने जितने पॉसिबल चीजें थी सारी के सारी लिख दिया। इसे ही बोलते हैं बस कार्टीजियन प्रोडक्ट, और तो कुछ भी था नहीं इसमें ऐसा खास बताने वाला। तो ये हमारे पास आता है कार्टीजियन प्रोडक्ट। अभी जो कार्टीजियन प्रोडक्ट है, यहां तक तो बात समझ आ रही है ना? कार्टीजियन प्रोडक्ट में ना ऐसा कुछ हमें वो नहीं पता लग रहा कि क्यों इन्हें मतलब ऐसे पेयर से बना रहे हैं हम, है ना? ये यूज में आता है, ये यूज आता है जब हम कार्टीजियन प्लेन बनाते हैं, वहां पे भी तो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना। अब इसमें से हमारे काम की चीजें हमें निकालनी है। हमारे काम की चीजें कैसे निकलेंगी? कार्टीजियन प्रोडक्ट में से हमें ऐसी चीजें निकालनी है जो कि किसी पर्टिकुलर रिलेशन को या फंक्शन से रिलेट मिलती जुलती चीजें हो। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट ऐसे समझ लो एक बेस है, दो सेट्स की मल्टीप्लीकेशन करवा रहा है। तो तुम सिंपली क्या कह सकते हो? कार्टीजियन प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं? ये यूज होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स, वहां पे यूज में आ रहा है। लेकिन एक मिनट रुको, हमारे पास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है रिलेशन। अब हमारे पास कार्टीजियन प्रोडक्ट हमने बता दिया, लेकिन मुझे ऐसी चीजें ढूंढनी है जो एक पर्टिकुलर रिलेशन को भी फॉलो करती हूं। वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा बढ़िया एकदम समझ आ जाए हमें। तो सबसे बड़ा कौन है? कार्टीजियन प्रोडक्ट। उससे छोटा कौन है? रिलेशन। उससे छोटा कौन है? फंक्शन। उससे छोटे कौन है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बात समझ आ रही होगी, है ना? बढ़िया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले डेफिनेशन। तो रिलेशन, एक बार ध्यान से लिखते हैं, रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to B, set A to set B is a subset of Cartesian product. Set A to set B is a subset of Cartesian product. Subset of Cartesian product. A क्रॉस B, हमें ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट, मतलब रिलेशन क्या है? एक छोटा सा पार्ट है। किसका छोटा सा पार्ट है? कार्टीजियन प्रोडक्ट का। एंड इज डिराइव्ड बाय, एंड इज derived by describing a relationship। हम वही सारे कार्टीजियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर उठाने वाले हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे। कौन सा रिलेशन? अभी देखते हैं उसको। कौन सा रिलेशन की अभी बात करता हूं। रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर किसी को दिक्कत आ रही है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि जो मैंने अभी अभी वो तुम्हें जितने भी एलिमेंट्स लिख के दिखाए ना, ये सारे, इन्हें ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। अब हम इसमें से भी थोड़े से छांटा छांटी करने वाले हैं। छांटा छांटी का मतलब ही हम रिलेशन देने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे को किसी के साथ रिलेशन बनाना है, कोई तो कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा, है ना? पता लगे सामने है साइकोपाथ और मैं हूं शरीफ सा लड़का। ऑपोजिट भी हो सकता है, सामने है शरीफ सी लड़की और मैं हूं साइकोपाथ। अब भाई कॉम्बिनेशन कैसे बैठ जाएगा? तो कुछ तो रिलेशन बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज आने वाली है।
तो बड़ा खतरनाक सा एग्जाम्पल था, बट मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे। तो कुछ तो रिलेशन मेरे को डिस्क्राइब करना होगा इसके बीच में, है ना। उसी रिलेशन को अब हम देखने वाले हैं कि अ, किस टाइप के रिलेशन की बात कर रहे हो वैसे आप। तो पहली बात, इसकी भी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे खिसका देता हूं यहां पे। अब मैं इसके थोड़ा सा बात कर लेता हूं रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पे हमारे पास एक सेट है ए, यहां पे हमारे पास एक सेट है बी, यहां पे है 1 2 3 4 लेटर्स से, और यहां पे हमारे पास 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए ऐसे लिखते हैं, ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसा कुछ इसकी नोटेशन होती है। कहीं पे अगर तुम्हें ए आर बी वगैरह कुछ दिख जाए तो मतलब वो रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, है ना। तो अगर मैं देखूं, एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं एक्स वाई, सच दैट एक्स सच दैट वाई इज अ स्क्वायर ऑफ एक्स, वाई इज अ स्क्वायर ऑफ एक्स, ऐसा कुछ देखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। और जहां पे ये जो एक्स वाई है भाई, कहां से ले रहे हो ये भी तो बताओ। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। पहले वाला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरे वाला एलिमेंट बी से आने वाला है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। याद रखना y इज अ स्क्वायर ऑफ x, तो हमारे पास यहां से y उठाने हैं, यहां से x उठाने हैं। तो मुझे एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है 1, और 1 का तो नहीं दिखाई दे रहा है, 2 4 दिखाई दे रहा है। 2 को 4 से किया जा सकता है, और यही दिखाई दे रहा है बस मुझे, है ना। तो ये आ जाएगा बस इसमें, समझे। ऐसे एलिमेंट्स बी से उठाने हैं जो कि ए के एलिमेंट्स के स्क्वायर हो। तो मेरे को एक ही दिखाई दिया, 4 उसके अलावा दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो ये हो सकता था हमारे पास एग्जाम्पल। अब इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे कोई पूछ ले कि भाई ये बताओ इसको लिखा कैसे जाता है, अगर इन जनरल फॉर्म की बात हो तो कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए हम मेनली किसकी बात करने वाले हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की, दोबारा से, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म इसी में ही लिखा जाता है। तो आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट कोई रिलेशन यहां पे डिस्क्राइब करना होगा, डिस्क्राइब रिलेशन जो भी होगा, सच दैट, और मतलब इसी के साथ कोमा डाल के x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यहां पे कोई तुम्हें डिस्क्राइब करना होगा एक रिलेशन। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, नंबर ऑफ रिलेशंस कि तुम कितने रिलेशंस बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर मैं बात करूं इफ a has h elements and b has k elements, then number of relations from a to b, from a to b is equal to, थोड़ा सा हम फ्रेम से बाहर हो रहे हैं शायद, इज इक्वल टू 2 की पावर h के, इज इक्वल टू 2 की पावर h के, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है इंपोर्टेंट टर्म्स। तो वो कौन सी टर्म्स है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 3 टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी। सबसे पहला डोमेन, इसी के एग्जांपल से लें, ये जो ए और बी ले रखा था हमने, रुको मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं, इधर ले आता हूं। तो इसी एग्जांपल से ही ले लेते हैं एग्जांपल। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, 1 2 3 4, वो डोमेन हो जाएगा। तो पूरा का पूरा ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। एक हमारे पास होता है कोडोमेन, कोडोमेन मतलब बी, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है रेंज। रेंज का मतलब क्या है, जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं बी में से उसे बोलते हैं रेंज। तो अगर मैं इसको बताना चाहूं कि रेंज को कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिख लो
कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए, ए के एलिमेंट्स को डोमेन, बी के एलिमेंट्स को को डोमेन, जो बी के एलिमेंट्स यूज होंगे वो रेंज में जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सी बातें हमें ऑलरेडी पता भी होंगी और मैंने एक और बार बता दी है, तो मेरे ख्याल से पक्का हो गया होगा अब, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन भी कितनी तरह के होते हैं। एक तो वही जो बनाने के चक्कर में हम हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारे पास आता है, और ना सीरियस नोट अगर हम देखें तो एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। मैं बार बार रिलेशन नहीं लिखने वाला हूं, सिंपल यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब होता है आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अब भाई वो तुमने पूरा का पूरा ही डिस्क्राइब कर दिया इसमें, तो है ना, पूरा का पूरा ए को ए से ही रिलेटेड कर दिया, मतलब वो तो सारे आ जाएंगे एलिमेंट्स, है ना। काइंड ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे, इसमें तो कुछ छूटेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स ए से ही रिलेटेड हो, वैसा कुछ। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा हमारे पास आता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, या फिर इसको कभी कभी बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, हमारे काम का है, याद रखना। ठीक है, आर इज सच दैट, रिफ्लेक्सिव कैसा दिखाई देता है, या फिर आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन कैसा दिखाई देता है, आर इज सच दैट ए सच दैट ए बिलोंग्स टू, हर एलिमेंट अगर खुद से ही रिलेटेड हो, ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव या आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एक बात और ध्यान रखना, रिलेशन में एक एलिमेंट अगर सेट ए है, सेट बी है, यहां का एक एलिमेंट यहां के 4 5 6 कितने भी एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, बात याद रखना। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम चले, आइडेंटिटी रिलेशन पता लग गया, एक होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स, इनवर्स में हमारे पास कुछ ऐसा आता है, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इनवर्स इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, मतलब उल्टा कर दिया बस हमने। ठीक है, ऐसा ही कुछ, इसमें ज्यादा कुछ बताने का था नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है एक सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक। एक हमारे पास आता है ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। ठीक है, एक हमारे पास आता है ट्रांजिटिव, एक हमारे पास लास्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिखना चाहूंगा, अभी सही है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा सिमेट्रिक के बारे में बता देता हूं। तो सिमेट्रिक का मतलब है, इफ, एक मिनट, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रिलेशन में आ रहा है, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हुआ तो वो सिमेट्रिक होगा, ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी रिलेटेड टू ए होगा, तो हमारे पास वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव का मतलब है ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, देन ए ऑल्सो रिलेटेड टू सी। इफ ए इज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। और लास्ट हमारे पास क्या आता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हर एक एबीसी के हर एक एबीसी के लिए बात ट्रू होनी चाहिए, यानी कि एक आधा एलिमेंट की बात हो रही है। यहां पे भी मुझे लिखना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है फिर, ये है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास होता है ऐसा जो कि ट्रांजिटिव भी हो, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। ठीक है, रिलेशन विच इज, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा हमारे पास है सिमेट्रिक, और तीसरा
जो तीनों को सेटिस्फाई करे, ट्रांजिटिव, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ आ रही है? उसको ऐसे ऐसे अप्रोक्सीमेट जैसे साइन से यूज करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा नोटेशन कुछ देर बाद बताने वाला हूं इसकी। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। एक हमारे पास आती है इक्विवेलेंस क्लास। ऐसे जितने भी तुम रिलेशन निकाल सकते हो निकाल लो, डिब्बे में डालो, इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं आर एक हमारे पास रिलेशन है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन on a set A, on a set A, and let A belongs to capital A. A कोई भी एलिमेंट ले लिया, the equivalence class of A is called the set of is, या is called नहीं, is the set of all, is the set of all elements of A, elements of A which are equivalent to A. ऐसे सारे एलिमेंट्स उठाओ जो कि ए के साथ ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? नोटेशन हमारे पास कुछ है, इसके बारे में मैं कुछ समय बाद बात करने वाला हूं, जब हम थोड़ा ग्रुप थ्योरी पे पहुंचेंगे वहां पे मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। आई थिंक मैंने ब्लॉक कर लिया था जब मैं लिख रहा था, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे ग्रुप थ्योरी में इससे भी ज्यादा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख के इसे छोड़ देता हूं, ग्रुप थ्योरी में इसके बारे में बात करेंगे, याद दिलाऊंगा कि वहां पे करा था, है ना। तो मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी, वीडियो को पॉज करके तुमने लिख भी लिया होगा। हम आगे बढ़ना चाहेंगे। रिलेशन हमारे पास कुछ ऐसे थे, ठीक है, बढ़िया रिलेशंस बना रखे हैं हमने। आगे आते हैं हम फंक्शंस की तरफ। अब पहले सबसे बड़ी क्या चीज थी? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उससे छोटी क्या चीज थी? रिलेशन। उससे छोटी क्या चीज है? फंक्शन। तो अब फंक्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि ये फंक्शन होता क्या है ना। फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। चलो लिखते हैं इसके बारे में। अ फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन खुद भी एक रिलेशन है, ठीक है। अ फंक्शन इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन दैट मैप्स ईच ऑफ इट्स एलिमेंट। अगर एक मेरे पास सेट यहां पे ए है, एक सेट यहां पे बी है, तो यहां के एक एक एलिमेंट की एक एक इमेज होनी चाहिए, इमेज एक ही होनी चाहिए यार, उसे हम बोलते हैं फंक्शन। ऐसे रिलेशन जिसकी यूनिक इमेज हम ढूंढ पा रहे हो तो उसे फंक्शन बोलेंगे। दैट मैप्स ईच ऑफ इट्स एलिमेंट, फंक्शन इज अ रिलेशन दैट मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑफ सेट ए with only one element of b। जो एक के साथ एक को ही कर पाए, एक के साथ दो हो गए, वो फंक्शन नहीं, फिर वो रिलेशन में चले जाएंगे हम, ठीक है। बढ़िया, समझ पा रहे हैं? समझ गए? ऐसा कुछ है हमारे पास फंक्शन में। इसके बाद हम ज्यादा बातें ना करते हुए सिंपली मैं तुम्हें बताना चाहूंगा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक मशीन होती है। ये है हमारे पास फंक्शन की मशीन। तुम यहां से डालोगे आलू और यहां से निकलेगा सोना, इसका मतलब बीच में कोई पक्का केमिकल प्रोसेस हो रही होगी, है ना। तो ये हमारे पास राहुल गांधी जी की डेफिनेशन आ चुकी है। तो सिंपल भाषा में मैं तुम्हें बताना चाहूं तो हमारे पास अगर मैं इस केमिकल को हटा दूं, मतलब जैसे तुमने यहां से कोई एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू ए, तुमने कोई एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू ए, फंक्शन हमारे पास था साइन का, साइन के पास ब्रैकेट खुली हुई है, ऐसे बाहें खोल के बैठा हुआ है। जैसे ही एक एलिमेंट आएगा x, बाहर क्या निकलेगा? साइन x। तो फंक्शन क्या था यहां पे? साइन। ऐसे यहां पे लॉग का फंक्शन भी हो सकता है, बाहर आएगा लॉग। मतलब अगर मैं यहां से एक सेट लूं, यहां से तो एलिमेंट्स x जा रहा है, यहां जाते जाते फॉर एग्जांपल लॉग x बन गया है, तो बीच में फंक्शन कौन था? फंक्शन था लॉग, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन हो सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं इसके बारे में थोड़ा सा, एक मिनट। अब बताता हूं मैं इसके बारे में थोड़ा सा। अगर हम थोड़ा डीप जाके देखें,
लॉग वगैरह से तो ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इनसे भी ज्यादा अगर हम डीप जाके देखें तो फंक्शंस की टाइप कितनी होती है, तो हमारे पास मेनली 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है वन वन फंक्शन। एक एलिमेंट उठाओ, एक एलिमेंट पे मैप होगा, यूनिक इमेज मिलने वाली है, उसे बोलेंगे फंक्शन, वन वन फंक्शन। मतलब कहने का सीधा सीधा क्या है कि इफ, और नोटेशन कुछ ऐसे होती है, एफ इज सच दैट ए, एफ इज, एफ इज सच दैट इट इज मैपिंग एज एलिमेंट टू बीज, ठीक है। अंग्रेजी पे मत जाना, बट मेरा कहने का सिंपल सिंपल सा मतलब था, ए के एलिमेंट को बी पे पहुंचाना है, बीच में एक मैपिंग दे रखी है एफ, ठीक है। वो मैपिंग हमारे पास कुछ एफ है। अगर ए के एलिमेंट उठा रहे हो वो कम से कम एक एलिमेंट पे, मतलब एक एलिमेंट पे ही मैप करा दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसे है, एफ इज सच दैट दिस इज वन वन, इज वन टू वन if every element of A has distinct image in B. If every element of A has distinct image in B, ये मतलब है इसका। बात समझ आई? डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए भाई, सेम इमेज नहीं हो सकती, याद रखना इस बात का। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है, मतलब हर एक इमेज की एक प्री इमेज होनी चाहिए। इमेज, प्री इमेज, क्या क्या बोल रहे हो यार भैया, समझ नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। यहां पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको मैं बेसिक एलिमेंट्स ही बोलने वाला हूं। जहां पे भी तुम मैप कराओगे उसे बोलेंगे इमेज। और अगर तुम यहां इमेज की पीछे एलिमेंट देखना चाह रहे हो, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स चीजें देखना चाह रहे हो पीछे जाके, तो उसे बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज लिखता हूं तो तुम्हें ज्यादा समझ आने वाला है कि ऑन टू होते क्या है, ठीक है। ऑन टू का मतलब, या इसको कभी कभी हम सरजेक्टिव भी बोल देते हैं, और वन वन को कभी कभी हम इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। इंजेक्टिव, और इसको कभी कभी सरजेक्टिव, ठीक है। सरजेक्टिव का मतलब है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू एट लीस्ट, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। बढ़िया, बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात तुम्हें समझ आ रही होगी। तो अगर मैं वन वन के बारे में बताना चाहूँ तो एक एलिमेंट यहाँ का यूनिक इमेज, एक एलिमेंट यहाँ का यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो ऑन टू में हमारे पास क्या आता है, इसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए कम से कम एक, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्री इमेज कितनी भी हो सकती है, समझ पा रहे हो। जैसे मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, यहां पे हमारे पास स्क्वायर्स पड़े हुए हैं दूसरे वाले में, 4 9 ऐसा समथिंग। इसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। अब प्री इमेज में तो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, अगर मेरे पास इंटीजर्स पड़े हुए हैं तो। 9 की प्री इमेज क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है ना। दो इमेजेस भी, प्री इमेजेस भी हो सकती हैं। मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ रही होगी, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 ही होता है और कुछ नहीं होता है, -4 नहीं हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास आता है ऑन टू, हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनी टू वन, या मैनी वन भी बोलते हैं इसे, मैनी वन फंक्शन। अगर दो एलिमेंट की, अगर दो एलिमेंट की हमें एक ही इमेज मिल रही है तो उसे मैनी टू वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसे है कि सिंपल लैंग्वेज में कहे, इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैज सेम इमेज, सेम इमेज इन बी, जैसे 2 और -2 सेम ही जगह पे जा रहे हैं, मैनी वन फंक्शन हो गया, है ना। 3 - 3 9 पे ही जा रहे हैं, सेम ही हो गया, मैनी टू वन, ठीक है। बस ये याद रखना, एक की, मैं यहां बनाता हूं, एक की दो इमेजेस नहीं हो सकती, ठीक। दो की एक इमेज हो सकती है, उसे मैनी टू वन बोल देंगे। अगर वन टू वन मतलब एक एक ही इमेज मिल रही है तो उसे हाँ, हम वन टू वन फंक्शन बोलने वाले हैं। मेरे ख्याल से बात थोड़ी सी समझ आ रही होगी। इसके बाद हमारे पास मैनी टू वन के बाद आता है हमारे पास फाइनल,
जिसका नाम हमारे पास क्या होता है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, या इसे हम कभी कभी वन वन ऑन टू भी बोल लेते हैं, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। इसमें सिंपल लिख लेते हैं, इफ एफ ए टू बी इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, ठीक है, वन वन एंड ऑन टू। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहने वाले हैं कि वो बाइजेक्टिव है। और अगर हम बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन मैपिंग देखें तो उसमें हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होती हैं। डोमेन और रेंज क्या होती है, इक्वल। इक्वल मतलब इनकी कार्डिनैलिटी, एक और वर्ड रह गया, कार्डिनैलिटी, कभी कभी मैं बोल दूंगा। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, मैं यहां लिख देता हूं, कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो दोनों की, अगर दोनों की कार्डिनैलिटी सेम हो जाएगी, डोमेन की और रेंज की, और कार्डिनैलिटी को डिनोट किया जाता है ऐसे। तो मैं यहाँ पे भी डोमेन की कार्डिनैलिटी और रेंज की कार्डिनैलिटी को इक्वल लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। इसके बाद हमारे पास एक और भी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस, अब ये कंपोजिट फंक्शंस हमारे पास क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कंपोजिट और इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है इन्वर्टिबल की। इन्वर्टिबल फंक्शन अगर हम ध्यान से देखें, इफ एक हमारे पास ए सेट है, एक हमारे पास बी सेट है, अगर हम ए से बी में जा रहे हैं बाय मैपिंग एफ, तो अगर हमें देन बी से ए में जाना है तो हमारे पास एफ इनवर्स, मतलब उसी फंक्शन की इनवर्स मैपिंग होने वाली, इनवर्स मैपिंग हमें डिफाइन करनी होगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है, लिख लो, फॉर अ फंक्शन टू बी इनवर्टिबल, इट नीड्स टू बी बोथ वन वन एंड ऑन टू। वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिट मैपिंग। कंपोजिट मैपिंग कब डिफाइन हो सकती है, जब फंक्शन हमारे पास ऐसे कुछ हो, ए से बी और दूसरा होना चाहिए बी से सी, ठीक है। पहले की हमारे पास कोडोमेन और दूसरे वाले के, या रेंज बोल लेते हैं, पहले वाले की रेंज और दूसरे की डोमेन अगर सेम है तो हमारे पास कंपोजिट मैपिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कहने का है, ए है यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। हाँ, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं मैपिंग यूज कर रहे हैं एफ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं मैपिंग यूज कर रहे हैं जी, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में हमें एक्स होगा तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा, और आगे जाएंगे तो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है। और अगर हम डायरेक्टली यहां से यहां जाना चाहते हैं तो हम इसको लिखते हैं जी ऑफ एफ, गॉफ ऐसा भी बोल देते हैं कभी कभी। तो ये हमारे पास कंपोजिट मैपिंग रहती है। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी, बेसिक से ही चीज थी, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी होगी, क्या हम ये जो गोफ है इसको ऐसे लिखा जाता है, एक बार मैं बता देता हूं, ऐसा कुछ, ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ। बढ़िया, बहुत अच्छे। मेनली इसके बारे में ध्यान रखना, इसकी रेंज, इसकी डोमेन दोनों सेम रहने वाली है, ठीक है। आगे बढ़े, मेरे ख्याल से मैं इतना ही लिख पाऊंगा इस स्लाइड पे, क्योंकि ज़्यादा इनके बारे में अभी डीप आगे बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या होती हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, जी फ्रॉम बी टू सी, और एच फ्रॉम सी टू लेट अस से डी, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो पहली हमारे पास प्रॉपर्टी ये आती है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इन जनरल दोनों इक्वल नहीं होते हैं। फोग इज नॉट इक्वल टू गोफ इन जनरल, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। कंपोजिट मैपिंग दोनों सेम नहीं होने वाली है इन जनरल। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा फंक्शंस
functions f and g are 1 1 1 1 कब पॉसिबल है? दिस इंप्लाइज g ऑफ f इज 1 1। एक बात ध्यान रखना, मैंने एरो वन साइडेड लगाया है, एक साइडेड प्यार है इनके बीच में, ये तो इसको प्यार करता है, इसकी तरफ से नहीं है। देखा कितनी बढ़िया स्टोरी का प्लॉट दिया मैंने तुम्हें। मतलब अगर f और g 1 1 है तो उसका गोफ भी 1 1 होगा, नॉट द अदर वे। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। मेन प्रॉपर्टी बता रहा हूं, सेम हमारे पास ऑन टू में भी वैलिड होती है। इंप्लाइज g ऑफ f इज ऑन टू, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फोर्थ हमारे पास आता है, अगर g ऑफ f इज 1 1 इज 1 1, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज f इज 1 1, f इज 1 1। g 1 1 है या नहीं पता नहीं, f 1 1 होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार हम भूल जाते हैं, यही बेस बनाता हमारा। अगर हमारे पास कोई मैपिंग है f से g तक, सॉरी हमारे पास कोई कंपोजिट मैपिंग है कुछ ऐसी, g ऑफ f, उस वो अगर 1 1 होगी तो उसका ये जो फंक्शन है हमारे पास ये 1 1 होगा। बट अगर g ऑफ f इज ऑन टू इंप्लाइज g इज ऑन टू। ये बातें ध्यान रखनी होंगी। ऑन टू का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि हर एक इमेज की प्री इमेज मिलेगी हमें। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। और लास्ट हमारे पास आता है एसोसिएटिविटी, कह सकते हैं हम इसे, कि h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। ये चीज वैलिड रहती है मैपिंग्स में। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक बात तुम्हें समझ आ रही होगी। ये तो हो गई फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टीज, दूसरे वाले की भी लिख लेते हैं, इन्वर्टेबल की। इफ f is such that it is a from b, मैपिंग a to b, और एक हमारे को g दे रखा है b से c पे, आर टू इन्वर्टिबल मैपिंग्स, इन्वर्टिबल फंक्शंस लेटर्स, वैसे मैं मैपिंग भी बोल सकता हूं इन्हें, इन्वर्टिबल फंक्शंस, देन तो हम कह सकते हैं g ऑफ f ऑफ x इज इन्वर्टिबल विद g ऑफ f, दोनों इन्वर्टिबल होनी चाहिए, याद रखना, g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स g इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। तो ये था हमारे पास फंक्शंस में। इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, तो बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है इतने में, इतनी देर में हमारा बेसिक हो भी गया है ना। एक और चीज हमारे पास रह गई है कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। हमने बहुत बार सुना है, ग्रुप थ्योरी में हमारा दिमाग बहुत खराब करने वाले, कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशंस ना, है ना, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है हम एक सेट, मतलब अगर हमारे पास कोई सेट्स हैं, या लेटस से मैं तुम्हें डेफिनेशन से समझाता हूं तो मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। अब बाइनरी, पहले एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन ऑन अ सेट ए, मुझे कैपिटल ए लिखना चाहिए था यहां पे, इज अ फंक्शन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए is mapped to A, denoted as A comma B by A star B। ये क्या लिखा भैया आपने, बिल्कुल समझ नहीं आई ये बात, तो सिर के ऊपर से निकल गई। बताते हैं, मेरा कहने का मतलब सिंपल इतना सा ही है कि हम कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रियल्स लिए, दो रियल नंबर को प्लस करेंगे वापिस वो रियल ही बनना चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स लिए, दो नेचुरल नंबर को प्लस करोगे वापिस वहीं आ जाएगा। क्या सब्ट्रैक्शन एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा नेचुरल्स के लिए? नहीं, क्योंकि अगर तुमने 3 - 5 कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। मैं इसका एग्जांपल भी लिखवाने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल, कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। बट उससे पहले एक बार जान तो लें कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है ना, एक बार ये तो जान लें।
तो बाइनरी ऑपरेशन का सीधा सीधा सा मतलब हमारे पास क्या है कि अगर मैं किसी भी सेट पे कोई ऑपरेशन डिफाइन करने वाला हूं, जैसे सबसे बेसिक तो यही होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, हर सेट पे डिफाइन नहीं कर सकते हम इसे। तुम इंटीजर्स में डिवीजन नहीं डिफाइन कर पाओगे भाई, कहां से दो नंबर्स के अगर तुम डिवीजन कर दोगे, कहां से इंटीजर रहेगा? वो नहीं रहेगा वो इंटीजर। दो से तीन की ऐसा नहीं है कि वो कभी आने ही नहीं वाला। 4/2 करोगे मिल जाएगा, लेकिन 2/4 भी तो कर सकते हैं ना डिवीजन में, नहीं मिलने वाला वापस इंटीजर में। तो इसलिए वहां पे डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहेगा इन केस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। तुमने एरिया कैलकुलेट तुम करना चाह रहे हो एरिया कैलकुलेट ऑफ सिलेंडर। तुम्हें कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? 2 एलिमेंट्स की। कौन कौन से? एक तुम्हें जरूरत पड़ेगी रेडियस की और एक हाइट की, और फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πRh। 2πRh। तुम मेरे को रेडियस दो, हाइट दो, मैं तुम्हें तुम इसमें वैल्यू पुट करना, और आंसर एक कुछ नंबर आएगा। वो नंबर भी उसी में से आना चाहिए जहां से तुमने रेडियस, और उसी सेट में से आना चाहिए जहां से तुमने रेडियस और हाइट ली है। समझ पा रहे हैं? ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से बात थोड़ी सी समझ आ रही होगी कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है। जो भी ऑपरेशन तुम डिफाइन करने वाले हो, जैसे यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, सिमेट्रिक डिफरेंस हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सारे ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हम खुद से भी डिफाइन करेंगे, एक राजन ऑपरेशन भी बनाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, ऐसे ही फॉर फन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो हमने बता दिया, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं क्या? हाँ है। मैं एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, अभी सही है। यहां पे ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या था? सबसे पहली कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिव भी बोल सकते हैं। अगर तुम कोई भी दो एलिमेंट उठा रहे हो और उस पे लगा रहे हो बाइनरी ऑपरेशन, क्या वो कॉम्यूटेटिव है? वो कॉम्यूटेटिव तभी होगा जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो हम उसे कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन बोल देंगे। कॉम्यूटेटिविटी फॉलो करेगा वो सेट अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। मैं लिख भी देता हूं, ए इज कॉम्यूटेटिव अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। इसको मैं ज्यादा ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव भी बोल सकते हैं या एसोसिएटिविटी, कि अगर तुम तीन एलिमेंट लेते हो ए स्टार बी, पहले तुमने ए स्टार बी कर दिया है, उसके साथ सी को लगा रहे हो, या फिर ए स्टार बी स्टार सी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कि मैक्सिमम टाइम्स होती है सब में, सभी फॉलो करते हैं सेट। तो ये हमारे पास क्या होगा? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू। याद रखना, बाइनरी ऑपरेशन में एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखनी है बात। मैं अलग कलर से यहां पे लिख लेता हूं कि बाइनरी ऑपरेशन एक प्रॉपर्टी तो फॉलो करता ही है, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ही आती है। क्लोजर का मतलब क्या होता है ये भी बता देते। तो क्लोजर का मतलब होता है, अगर तुमने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए हैं, अगर तुमने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए हैं, उसमें ऑपरेशन लगाया है ए स्टार बी, वो वापिस कहां आना चाहिए? ए बी में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, वापिस अगर उसी सेट में आ गया, देन दैट बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड, और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्लोजर का मतलब इट इज क्लोज्ड अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। क्लोज्ड अंडर स्टार, मतलब तुमने कोई भी दो एलिमेंट लिए, स्टार ऑपरेशन लगाया, वापिस उसी सेट में आ जाए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। आज के बाद मैं कभी भी बाइनरी ऑपरेशन की बात करूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ही तब होते हैं जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो। मेरे ख्याल से बात थोड़ी सी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? मैं इसको थोड़ा सा हटाना चाहूंगा और वापिस आना चाहेंगे एसोसिएटिविटी के बाद आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब तो तुम समझ ही गए होंगे। इफ आइडेंटिटी का मतलब होता है उस स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कौन है। आइडेंटिटी का मतलब अगर मैं कोई एलिमेंट से, एक नंबर है फॉर एग्जांपल ई, स्टार के रिस्पेक्ट में
याद रखना, जैसे ही तुम बाइनरी ऑपरेशन चेंज करोगे आइडेंटिटी बदल जाएगी। अगर तुम ए स्टार ई करोगे या ई स्टार ए करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ए वापिस, एलिमेंट वापिस आ जाना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी ऑपरेशन। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेशन। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। जैसे ये लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और यहां लिख सकते हैं ई इज यूनिक फॉर अ सेट। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन की बात करो तो एडिशन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें तुम किसी को भी किसी भी नंबर को ऐड कर दो उस नंबर में तो वापस वही नंबर वापस दोबारा मिल जाएगा, तो वो जीरो है। जीरो को किसी में भी ऐड कर दो, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लिख लो ये बात को, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लीकेशन में कौन होगा, वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा कुछ, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। लास्ट हमारे पास आता है इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स, इनवर्स का मतलब है ऐसा कोई नंबर है क्या तुम्हारे पास जिससे मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आ जाए। अब एडिशन की बात कर रहे होंगे तो जीरो आएगा आंसर, और मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे होंगे तो वन आंसर आएगा। तो ए स्टार ए इंटू ए स्टार या फिर ए स्टार बाइनरी ऑपरेशन ए। एक मिनट रुको। ऐसा कुछ अगर हमारे पास आ रहा है इक्वल टू ई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इनवर्स ऑपरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुमने इंटीजर सेट ले रखा है, सॉरी रैशनल सेट ले रखा है, ए और बी बिलोंग्स टू रैशनल, अगर ए हमारे पास है लेटर से टू तो हमें बी मिल जाएगा वन बाई टू सच दैट टू स्टार वन बाई टू इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम जीरो ले लें एलिमेंट तो जीरो के लिए वन बाय जीरो तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो हाँ, क्यू जो है वो एक एलिमेंट को छोड़ के, जीरो को छोड़ के, हाँ वो एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर पा रहा है अपने पे, अगर उसमें से जीरो हटा दो विद रिस्पेक्ट, मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, तो वो इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। आगे जाके ग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुपोइड बोल देते हैं, जो कि जो भी सेट किसी इनमें से कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो दीज प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दीज प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट इन ग्रुप थ्योरी। तो तुम देख पा रहे हो जो बेसिक है हमारे पास एक ग्रुप थ्योरी टोपोलॉजी के लिए होता है। ठीक है, बट तुम्हें यहाँ पे भी एक बार बता दिया है क्योंकि रियल एनालिसिस में भी यूज में आ रहा है। बढ़िया, ऐसा कुछ है हमारे पास। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप थ्योरी, समझ लो बस, मैंने लिखा नहीं, थोड़ा गंदा सा लग रहा है लिखने में। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिखाई दे रहा है कि एफ इनवर्स, जस्ट लेट मी रीड, एफ हमें दे रखा है पाई बाय थ्री से लेके टू पाई बाय थ्री तक डिफाइंड है, और इससे इस पे मैपिंग करा रहे हैं हम। ठीक है, फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में टू। हमें एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है। एक मिनट, एक मिनट, अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो ये जो चीज है इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं, अगर मैं टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दूं तो ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख गया है ना। टू, ये बन जाएगा कॉस पाई बाय पाई बाय सिक्स साइन एक्स माइनस में साइन पाई बाय सिक्स कॉस एक्स प्लस में टू। यहां पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अगर मैं इसको उल्टा उल्टा करके लिख दूं है ना, तो बन जाएगा साइन ए माइनस बी, कुछ ऐसा बन रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन एक सेकंड, इसको सॉल्व कैसे करें, एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो हमें एक बात तो पहले से ही पता है। क्या पता है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, या फिर मैंने जो अभी कंपोजिट मैपिंग बताई थी उसके अकॉर्डिंग अगर तुम फंक्शन को उसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आता है, आइडेंटिटी, या फिर हम वन भी बोल सकते हैं, सॉरी वन नहीं, एक्स भी बोल सकते हैं।
नहीं समझे क्या? तो बेसिक सी चीज थी यार, दोबारा बताता हूं। ऐसे समझ लो एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे के राइवल होते हैं भाई, जैसे ही मिलेंगे उड़ा देंगे एक दूसरे को। तो बचा हमारे पास क्या? एफ एक्स। आइडेंटिटी मैपिंग भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। मैं यहां पे बता देता हूं, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैपिंग, ठीक है। एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स करोगे तो तुम्हारे पास एक्स ही वापस मिल जाने वाला है। तो इसको ऐसा भी लिख सकता था, मतलब अगर तुम लेफ्ट साइड को ध्यान से रीड कर पा रहे हो तो इसका मतलब है जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आया है, मैं इसमें निकाल, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, तो मैं दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2, जहां जहां पे तुम्हें एक्स दिखाई दे रहा है उधर लिख दो एफ इनवर्स एक्स प्लस में 2। अब ये चीज हमने कैलकुलेट कर लिया अलग से, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स पुट कर दो वापस इस क्वेश्चन में, और तुम मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जब भी तुम्हें एफ इनवर्स निकालने के लिए बोला हो। तो ये आ जाएगा, लेफ्ट साइड मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 2 साइन एफ इनवर्स एक्स माइनस में पाई बाय 6 प्लस में 2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। 2 साइन एफ इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 6 एक्स माइनस 2 को मैंने उधर भेज दिया है, एक मिनट रुको, हाँ, एक्स को मैंने इधर भेज दिया है। ये आ जाएगा, 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 को नीचे भेजेंगे तो एक्स बाई 2 माइनस 1 ऐसा कुछ बन रहा है। साइन को भी उधर भेज देते हैं तो बनेगा एफ इनवर्स एफ इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 6, जो कि बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1, पाई बाय 6 को भी उधर भेज देंगे तो एक्स इनवर्स आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस में पाई बाय 6, ऐसा कुछ बन रहा है। ये हमारे पास आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। देखो ऐसा ऑप्शन है, हाँ, पहला ही ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है, पहला ऑप्शन ही हमारे को दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कर लिया क्वेश्चन, हो जाए अपीयर, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़े। बेसिक सा ही क्वेश्चन था, और हर कोई क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो जब भी एफ इनवर्स निकालना हो, जब भी तुम्हें, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास आया है कि एफ ऑफ एक्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल्स, और 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनर रैशनल, जो कि इररेशनल होता है, या फिर मैं कभी कभी इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट भी लिख दूंगा। अगर तुम रैशनल निकाल दोगे रियल में से तो क्या बचेगा? फिर हमारे पास बचेंगे इररेशनल्स, वही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? एफ ऑफ एक्स से, तो यहां आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहां आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इररेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको आगे जाकर डिरिचले फंक्शन भी बोलने वाले हैं जब हम रीमान इंटीग्रल वगैरह पढ़ेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये क्या आएगा हमारे पास? ये तो एक्स ही आ जाएगा वापिस, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल। और अगर हम 1 माइनस एफ ऑफ एक्स देखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, कब लेना है? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इररेशनल, जो कि आ जाएगा 1 माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स कब लेना है? जब वो इररेशनल में बिलोंग कर रहा हो, जो कि 1 माइनस एक्स है। 1 से 1 उड़ा सकते हैं, बचेगा एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, और ये भी आ जाएगा एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इररेशनल। इसका मतलब ये जो एफ, इसका मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एक्स ही आ जाएगा हर किसी के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ऐसा है क्या ऑप्शन? हाँ, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। इजी पीजी है ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसने हमें क्या रखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन डोमेन 0 to 1, और एफ ऑफ 2 साइन एक्स इज डिफाइंड ऑन दिस वन ऑफ दीज इंटरवल्स। तो देखते हैं, हमें पता है एफ ऑफ एक्स जो है उसका डोमेन दे रखा है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, यही तो दे रखा है एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है हमारे पास
अगर मैं ये तो एफ ऑफ एक्स की बात हो गई। अगर मैं एफ ऑफ 2 साइन एक्स देखूं, है तो वही फंक्शन ना, तो इसका मतलब 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा साइन 2x। अरे भाई बीच में इसमें x था, इसमें साइन 2x है, क्या फर्क पड़ रहा है ना। 2 को डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर दो सब चीज को, तो 0/2 0, 1/2। अब सोचना है कब होता है 0 से 2 वैल्यू। एक तो हमारे पास होती है 2n पाई से लेके, इसमें ये चीज तभी पॉसिबल होने वाली है, दिस इज पॉसिबल। भाई वो क्वाड्रेंट दिमाग में ले आओ, पहले क्वाड्रेंट में होती है और दूसरे क्वाड्रेंट में होती है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट मैचिंग ऑप्शन जो हमारे पास दिखाई दे रहा है वो हमारे पास हो जाएगा when x belongs to, this is true when x belongs to union of 2n pi plus 2n pi plus, एक मिनट, this is true when 2n pi plus pi by 6 union 2n pi plus 5 pi by 6 2n plus 1 pi। अब दिमाग लगाना, खुद से सोचना कि ऐसा क्यों, और ऐसे जितने भी n आने वाले हैं सबके लिए ट्रू है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे सभी n के लिए ये बात ट्रू होने वाली है। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी दिख रहा होगा, ये मैंने सेम ही लिखा है जो फर्स्ट ऑप्शन है और कुछ न्यू नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बढ़िया, बहुत अच्छे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पे अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है f इज सच दैट, ये हमारे पास दे रखा है -10 से एक इंटरवल दे रखा है जहां से मैपिंग करा रहे हैं रियल पे। f ऑफ x हमारे पास दे रखा है साइन x प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए। ऑड फंक्शन दे रखा है, ऑड फंक्शन होने के कारण, क्योंकि हमारे पास ये जो डॉट है दिस इज, सॉरी एफ दे रखा, माय मिस्टेक, एफ इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होने की वजह से, ऑड फंक्शन में क्या होता है, ये जो चीज है हमारे पास जीरो आ जाएगी, है ना। लेकिन ये जीरो कब आ सकती है, ये जीरो तभी आ सकती है व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू या तो वो जीरो के इक्वल होगी तो जीरो ही आ जाएगी, इंटीजर पे तो इंटीजर ही दे देती है, या वो वन से छोटा होगा, वन से कोई भी छोटा नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आने वाला है। इसका मतलब अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारे पास बेस्ट इंटरवल, अगर हम ये वाली चीज लेके चलें तो यहां से हम कह सकते हैं, या ऐसे सोचते हैं x बिलोंग्स टू -10 to 10, मतलब तुम -10 से 10 तक कुछ भी डाल सकते हो। और यहां से अगर हम ये चीज को ध्यान से देखें, ये बता रहा है एक्स स्क्वायर से बड़ा हो, एक्स स्क्वायर छोटा होगा a से। अब तुम कोई भी वैल्यू डाल दो x की जगह -10 से 10 तक, a तो बड़ा ही होगा, तुम मैक्सिमम वैल्यू डाल दो 10 का स्क्वायर, मतलब a जो है वो बड़ा हो जाएगा 100 से। कहने का सिंपल सिंपल मतलब क्या था कि हमारे पास ओड फंक्शन दे रखा है जिससे हमारे पास ये कंडीशन आई, और उसके बाद अगर हम ध्यान से सोचें तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 1 से छोटा होना चाहिए तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। x लाई कर रहा था -10 से 10 के बीच में, तो -10 से 10 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो, मैंने सबसे बड़ी वैल्यू रख दी 10, तो a किससे बड़ा होगा, 100 से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब हमारे पास एक बात समझ आ रही है कि, एक बात हमें समझ आ रही है कि a जो है वो क्या होगा, a बिलोंग्स टू, a कहां से कहां तक हो सकता है, 100 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी, जो कि मेरे को ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी। सो आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f इज अ फंक्शन सच दैट f ऑफ 0 पे वैल्यू 2 दे रखी है, f ऑफ 1 पे 3 दे रखी है, f ऑफ, देखो इसको ना अभी f ऑफ 5 ही दे रखा हमें, सबसे बेसिक मेथड क्या होने वाला है, f ऑफ 0 में वैल्यू दे रखी है 2, f ऑफ 1 दे रखी है 3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, सिंपली अगर हम देखें तो f ऑफ x प्लस 2 हमें दे रखा है 2 टाइम्स f ऑफ x माइनस में f ऑफ x प्लस 1। अगर मैं x की जगह 0 डाल दूंगा तो f ऑफ 2 आ जाएगा विच इज 2 f ऑफ 0 माइनस में f ऑफ 1, ऐसा कुछ। अगर मैं f ऑफ 2 यहां से कैलकुलेट करूं तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 टाइम्स f ऑफ 0 मतलब 4 माइनस 3 विच इज 1। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट करा रहा हूं तो बहुत बेसिक सी चीज है यार, है ना। अगर मैं f ऑफ 3 निकालू तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब x की जगह मुझे क्या डालना है, 1 डालना है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 2।
जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 कितना हमारे पास 3, तो आ जाएगा 6 माइनस एफ ऑफ 2 हमारे पास आया 1, तो हो जाएगा 5। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। एक्स की जगह 2 डालेंगे तो एफ ऑफ 4 यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 माइनस में एफ ऑफ 3। यहां तक भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 कितना 5, तो आ जाएगा माइनस के 3। ठीक है, एक्स की जगह 3 डालते हैं तो आ जाएगा एफ ऑफ 5, और यही हमें चाहिए है। तो 2 इंटू एफ ऑफ 3 माइनस, सॉरी 2 इंटू, हाँ एफ ऑफ 3 इंटू माइनस में एफ ऑफ 4। 2 इंटू एफ ऑफ 3 हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस माइनस 3, तो हो जाएगा 13। तो मेरे ख्याल से जो फाइनल आंसर इसका आ रहा है वो बी ऑप्शन है 13। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट हाँ इन्हें बोलते हैं हम रेकरेंस रिलेशन। मतलब एक हमें कोई रिलेशन दे रखा, उससे अलग अलग वैल्यूज पुट करते रहे और आगे वैल्यूज बनती रहे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की जगह 1 2 3 4 डाले, आगे आगे की वैल्यूज मुझे मिल रही है, नहीं रेकरेंस रिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू दिस दे रखा है। एक बार इसे लिख लेते हैं। एक मिनट दो बस। अगर हम इसे ऐसे लिख लें, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1/x, और जो जो भी चीजें हमें दे रखी है उसको भी अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आए तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ ऑफ 1/x 0। अगर हम यहां से कॉमन ले लें एफ ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1/x माइनस के 1 माइनस के एफ ऑफ 1/x। कितना बढ़िया होता अगर यहां पे मैं +1 कर दूं और यहां भी +1 कर दूं, है ना। क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1/x -1 माइनस कॉमन ले लूं तो एफ ऑफ 1/x -1 बच जाएगा, है ना। जो कि बच जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट कॉमन ले लूं एक, तो ये बच जाएगा एफ ऑफ एक्स -1, और यहां आ जाएगा एफ ऑफ 1/x -1 इक्वल टू 1। ये तो तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इफ f of x -1 is reciprocal of f of 1/x -1। ये तो तभी पॉसिबल है ना। और ऑल्सो 1/x इज रेसिप्रोकल ऑफ x। ये भी बात हमें पता है, दिख ही रही है तो क्वेश्चन से ही। अगर हम ध्यान से सोचें कौन है जो इनको सेटिस्फाई करने वाला है, तो अगर मैं f ऑफ x, सॉरी अगर मैं एफ ऑफ एक्स -1 को प्लस माइनस एक्स की पावर n रख दूं, तो हर एक इसके लिए सेटिस्फाई कर जाने वाला है। ये मैंने बाय गैसिंग मेथड निकाला, बाय गैसिंग, गैस किया है ये मैंने, मेरे क्या गैस किया है ये मैंने, ठीक है, गैस करने पे मैंने ये निकाला है। और अगर मैं ऐसे ही एफ ऑफ 1/x -1 निकाल दूं, मतलब ये लिखना चाहूं, तो ये हमारे पास कुछ लेट अस से, मैं यहाँ पे अगर प्रूव करना चाहूं तो यहाँ से, सॉरी यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ± एक्स की पावर n। ठीक है, मैं x की कोई भी वैल्यू देख सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल n की जगह तुम 2 डाल दो तो उसके लिए सेटिस्फाई करके देख सकते हो। एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो 1 + x की पावर 2, एफ ऑफ 1/x निकालेंगे तो 1 + x का स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। और इसको जब तुम सॉल्व करके देखोगे, डिवाइड करके देखोगे, आंसर 1 आ रहा है। मैं दिखाता हूं तुम्हें, एक मिनट दो। हाँ, मैं दिखाता हूं तुम्हें आंसर 1 कैसे आ रहा है। ये अगर मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स -1 तो आ जाएगा x², और एफ ऑफ 1/x -1 करूं तो ये बन जाएगा 1/x²। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, लास्ट के 2 स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ ऑफ 1/x, जो कि हमारे पास, सॉरी ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स -1 एफ ऑफ 1/x -1, जो कि आंसर क्या देगा 1 आंसर देगा। और ऐसा कोई भी फंक्शन तुम ढूंढ के दिखाओ तो माने, मेरे ख्याल से यही फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, मैंने गैस किया है और वहां से निकाला है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आज का फाइनल क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। मैं दिखाता हूं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इवेल्युएट दिस सम। इस सम को निकालना है। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, हिंट देके छोड़ दें क्या, अगले लेक्चर में करें इसे, हिंट देके छोड़ रहा हूं, खुद से करना। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है 9 की पावर x 9 की पावर x प्लस में 3, और एफ ऑफ 1 - x अगर मैं निकाल देता हूं तो ये बनेगा
मैं कुछ रिलेशन सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हिट एंड ट्रायल लगा के। ये नहीं हुआ तो कुछ और देखेंगे, अभी तो सिर्फ गैस ही करा है ना। क्योंकि अगर मैं एफ ऑफ एक्स, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में से अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 की पावर 1 माइनस एक्स ही कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 1 माइनस एक्स, और यहां भी 9 की पावर 1 माइनस एक्स कॉमन ले, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस में 3 9, नहीं इससे कुछ बात बन नहीं रही है खास। तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स करके देखते हैं, एंड लेट अस सी क्या होने वाला है। तो 9 की पावर एक्स, 9 की पावर एक्स प्लस में 3, 9 की पावर 1 माइनस एक्स, 9 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहां से कॉमन तो आता भी कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मैं यहां से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यह आ जाएगा 9 की पावर x अपॉन में 9 की पावर x प्लस 3, इसको तो छेड़ नहीं सकते, 9 की पावर 1 माइनस एक्स, यहां से कॉमन ले लेते हैं 9 की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा 9 प्लस में 3, 9 की पावर माइनस 9 की पावर प्लस एक्स। ध्यान से देख लो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया है, 9 की पावर x माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं सही ही करके लिखता हूँ, एक मिनट दो बस। ये बन जाएगा 9 की पावर 1 माइनस एक्स, 9 की पावर माइनस एक्स कॉमन लूंगा, बचेगा 9 प्लस 3 बाय 9 की पावर माइनस एक्स, क्योंकि इधर तो था ही नहीं इसके पास, 9 के पास मतलब 3 के पास तो था ही नहीं ना 9 की पावर माइनस एक्स, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा 9 की पावर एक्स अपॉन में 9 की पावर एक्स प्लस 3, 9 की पावर 1 माइनस एक्स, ऊपर से तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 की पावर 1, और अगर इसमें से भी मैं 3 कॉमन ले लूं तो बचेगा 3 9 की पावर x। 3 से 3 को कट 3 से 9 को कट करूंगा तो यहां पहुंच गए हैं 9 की पावर x, 3 प्लस 9 की 9 की पावर x, प्लस में 3 अपॉन में 3 प्लस 9 की पावर x, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 3 प्लस 9 की पावर x, 3 प्लस 9 की पावर x इक्वल टू 1। लेकिन क्यों किया भैया ये आपने, हमें समझ नहीं आया कि ये रैंडम सा आपने किया क्यों। इसका रीजन है, रीजन देखो, क्योंकि अब मैं अगर एफ ऑफ 1/1996 निकालता हूं और उसमें ऐड कर देता हूं 1995 बाय दिस, मतलब 1 में से माइनस कर देता हूं इसी चीज को, तो हमारे पास आंसर पता कितना आएगा, 1। समझे, आंसर हमारे पास 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं करूं 1/1992 बाय दिस, एक मिनट रुको, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एरर कर दिया है, ये बन जाएगा एफ ऑफ 2/1996, और इसके साथ जो टर्म मिलने वाली है अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 1994 1996। ऐसे ही तुम पेयर उठाते रहो, उसके बाद राइट हैंड साइड को प्लस कर देना, तो मेरे ख्याल से आंसर तुम कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, तो एक क्वेश्चन तो यार छोड़ के जाना ही चाहिए। नेक्स्ट में हम करने वाले हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। आज तो पता भी नहीं लगा समय का कि कितनी जल्दी हमारा हो चुका है। और अगर तुम ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड को ऐड करना, राइट साइड को ऐड करना, आंसर बताना फाइनल क्या आ रहा है। और सिर्फ एक ही वीडियो में यार साइड पे मत बैठ जाना, ठीक है, पूरा सेशन मतलब पूरा कोर्स को कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। अगर तुम्हारी साइड से पूरा एफर्ट रहा, डबल डिजिट रैंक आ सकता है। अगर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट कर लिए, फुल लेंथ टेस्ट दे दिए, पार्ट टेस्ट दे दिए, और सारी की सारी चीजें मैंने तुम्हें पता बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। और वैसे भी मैथ्स तम ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां से तुम्हें मंजिल 2.0 को ज्वाइन करना है, उसमें तुम्हें प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी, पार्ट टेस्ट भी मिलेंगे, फुल टेस्ट भी, सब कुछ कर लेते हो, मन चाह रैंक ला सकते हो। हाँ, AIR1 भी, ठीक है, धीरे धीरे पता लग जाएगा कि मैंने क्यों बोला AIR1 भी, क्योंकि ला के दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।